सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उन सवालों की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी पर लग रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार की वो संस्था जो ड्रग्स से जुड़े मामलों की तफ्तीश करती है, ड्रग्स के रैकेट को उजागर करती है, उस एनसीबी ने क्रूज शिप पर छापे की कार्रवाई की और शिकंजे में किंग खान का बेटा आर्यन खान भी आया और उल्टे सवाल एनसीबी पर ही खड़े कर दिए गए। एक फर्जी ऑपरेशन को लेकर आरोप लगाए गए हैं और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ड्रग्स रैकेट की सफाई से आखिर किसे परेशानी है। एनसीबी जो काम कर रही है वो ड्रग्स की जड़ों को खंगालने का काम कर रही है। इस ड्रग्स की जड़ों तक कौन है वो पहचानने का काम कर रही है। अगर बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस उजागर हो रहा है तो उसका समर्थन क्यों नहीं, उस पर ही सवाल क्यों। दुखद यह है कि ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई राजनीतिक बन गई है। एनसीबी ने आरोप लगाया कि मुंबई के तट के पास एक क्रूज पर 2 अक्टूबर को जो कार्रवाई की गई, एनसीबी की छापेमारी की गई, वो फर्जी थी और इस दौरान कोई नशीला पदार्थ मिला ही नहीं था। इस क्रूज से जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई वो आर्यन खान की थी और इसलिए नहीं कि आर्यन एक बड़ा नाम है, पर वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं और इसीलिए सवाल ये कि क्या एक रियल लाइफ हीरो के बचाव में आप रियल लाइफ हीरो को विलेन बनाना चाहते हैं। और मैं बात कर रही हूं समीर वानखेड़े की, वो समीर वानखेड़े जिन्होंने आर्यन समेत सभी को गिरफ्तार किया उस क्रूज शिप से। वो समीर वानखेड़े जो ड्रग्स रैकेट को लेकर लगातार काम करते आए हैं और बॉलीवुड में ड्रग्स की जो छानबीन है उसको लीड करते आए हैं। उन समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए गए और उन्हें विलेन बनाने की कोशिश की गई और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि वो रियल लाइफ हीरो के बचाव में क्या एक रियल लाइफ हीरो वो अफसर जो ड्रग्स की जड़ें खंगालने की कोशिश कर रहा है उसे आप विलेन बना देंगे। मैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रही हूं। बड़ी खबर यह कि एनसीबी इस वक्त रिमांड मांग रही है, आर्यन खान समेत 7 और लोगों की रिमांड मांग रही है और 11 अक्टूबर तक रिमांड मांग रही है। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं और एनसीबी ने आर्यन की हिरासत मांगी है। जी हां, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान की फर्दर कस्टडी मांगी है। जी हां, वो चाह रहे हैं कि ड्रग डीलर्स के सामने बिठाकर आमने सामने पूछताछ हो। कई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं और एनसीबी की कोशिश यह है कि आर्यन को उन सब के सामने बिठाकर आमने सामने की पूछताछ हो और इसीलिए इस वक्त भी जो कस्टडी के लिए जो इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है, जो इस वक्त दलीलें चल रही हैं वो जारी है। और बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि किस तरह से आर्यन खान की कस्टडी एक बार फिर चाह रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और आर्यन को अचित के साथ बिठाकर पूछताछ करना चाहता है। आरोपी अचित कुमार की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है और अचित की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी चाहता है कि आर्यन और अचित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। आर्यन खान की कस्टडी पर सुनवाई इस वक्त भी जारी है और यह भी आपको बताऊं कि आर्यन समेत 8 आरोपियों की पेशी हो रही है। जी हां, सिर्फ आर्यन खान नहीं, आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की पेशी हो रही है और इन सभी को फर्दर कस्टडी मांग रही है एनसीबी, क्योंकि एनसीबी को लगता है कि इन सब के तार किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सब एक साथ किस तरह से जुड़े रहे हैं और ड्रग्स के कंजम्पशन से लेकर ड्रग्स कहां से आ रही थी उसे लेकर भी, इसीलिए ये फर्दर कस्टडी चाह रही है एनसीबी। मेरे साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से लगातार सृष्टि रिपोर्ट कर रही है, वहीं रीमा मौजूद है, वो भी पिछले कई दिनों से रिपोर्ट कर रही हैं। एनसीबी इस वक्त चाह रही है, सृष्टि पहले आपके पास आ रही हूं, एनसीबी चाह रही है कि आर्यन खान की कस्टडी उसे एक्सटेंडेड मिले क्योंकि आर्यन को आमने सामने बिठाकर कई और लोगों से पूछताछ चाहती है। सृष्टि। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आप जानकारी दे रही हैं, लगातार यही खबर इस वक्त अंदर से सामने आ रही है क्योंकि दलीलें इस वक्त एनसीबी की ओर से पेश की जा रही है। एनसीबी ने साफ कहा है कि वी हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, उनके पास में और भी ऐसी जानकारियां हैं, पुख्ता जानकारियां हैं जिसके आधार पर पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया जा सकता है। आर्यन और अरबाज को जब कन्फ्रंट किया जाता है, आमने सामने बिठाकर बातचीत होती है तो नाम आता है अचित कुमार का, जिसे पवई से अरेस्ट किया गया कल ही और उसके पास से चरस भी बरामद की गई थी, गांजा बरामद किया गया था, माफ कीजिए। ये
तमाम चीजें जो है वो दलीलों के तौर पर पेश की गई है एनसीबी की ओर से इस वक्त कोर्ट में, और कहा गया है कि अचित का और आर्यन और अरबाज का आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन कराना और जरूरी है, क्योंकि इसी कन्फ्रंटेशन से हमें और सबूत और सुराग और लोगों की गिरफ्तारी पूरे नेक्सस की मिल रही है। इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी इस वक्त एनसीबी की हिरासत में है, ये एनसीबी ने कहा है। तो इन सभी को आमने सामने बिठाकर हमें बातचीत करनी है। हमारे पास में रेलेवेंट रीजन है जिसके आधार पर हम ये कस्टडी मांग रहे हैं। आपको बता दें अचित की कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है एनसीबी को, और 8 की आर्यन सहित 8 जो लोग पेश किए गए हैं आज कोर्ट में, उन सभी की कस्टडी 11 तारीख तक की यहां एनसीबी की ओर से मांगी गई है। इसके साथ ही सतीश मानशिंदे की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि डे 1 से लेकर आज तक इस पूरे केस में आर्यन का और कहीं भी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है, तो कस्टडी मांगना जो है सामने नहीं आया। सृष्टि आप कह रही है रीमा, सतीश मानशिंदे जिनकी तरफ से पहले ये कह दिया गया कि आर्यन क्रूज शिप में जाकर ड्रग्स क्यों लेते हैं, वो तो पूरी की पूरी शिप खरीद सकते हैं, ये भी दलील दी गई थी सतीश मानशिंदे की तरफ से। आज एक और दलीलों का पुलिंदा इस वक्त कोर्ट में। रीमा, बिल्कुल, मानशिंदे ने अपने तरफ से तमाम पॉइंट्स, तमाम दलीलें रख दी है। इसी खिला कोर्ट में वो सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन अब छठे आरोपी की दलीलें उसके वकील की तरफ से दी जा रही है। हालांकि पूरी कोशिश है मानशिंदे की कि आर्यन को जुडिशियल कस्टडी मिले, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक, उसके सख्त धाराओं के मुताबिक यहां से जमानत मिलने से रही, तो उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है आर्यन के लिए कि अगर एनसीबी को आज रिमांड ना मिले, जो कि डिमांड ये है कि 11 तारीख तक रिमांड मिले, अगर 11 तारीख तक रिमांड नहीं मिलती है, जुडिशियल कस्टडी हो जाती है मानशिंदे जो चाह रहे हैं, उसके बाद राहें आसान हो जाती है किसके लिए, जमानत के लिए, जो उनकी टीम चाहती है, जो मानशिंदे की पूरी कोशिश है। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, इसके लिए कोर्ट पे सभी की निगाहें हैं। लेकिन चूंकि हम दलीलों पे फोकस कर रहे हैं, तो मानशिंदे का लगातार पॉइंट दर पॉइंट ये दर्शाना, ये बताना, या ये मजिस्ट्रेट के सामने बातें रखना कि हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर अचित से बातचीत करनी है तो एक दिन का समय था, आपने क्यों नहीं बैठाकर बातचीत की, ठीक है, वो उनकी दलीलें हैं। लेकिन रीमा इस वक्त एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है, आप देख रहे हैं रीमा को, सृष्टि को, एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है। वहां पर इस वक्त कभी भी खबर आएगी, क्योंकि कस्टडी मांगी गई है, आर्यन समेत 8 और लोगों की कस्टडी मांगी गई है, और यह कहा गया है कि आर्यन कि ये कस्टडी एनसीबी को जरूरी है इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए। रिमांड कॉपी में क्या क्या कहा गया है, यानी एनसीबी ने आज क्या कुछ कहा है इन गिरफ्तारियों को लेकर और फर्दर कस्टडी को लेकर। 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी गई है एनसीबी की तरफ से, 11 अक्टूबर तक इन सभी की कस्टडी हमें दीजिए। लिंक और नेक्सस को उजागर करने के लिए यह हिरासत जरूरी है, कह रही है एनसीबी। यह भी कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना बहुत जरूरी है। यह भी कहा जा रहा है कि आर्यन के फोन से पिक्चर्स चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं। ये बार बार, ये पिछली हियरिंग में भी कहा गया कि जो चैट्स मिली हैं उसमें कई कोड वर्ड्स हैं, और उन कोड वर्ड्स को डिकोड करना है। उन्हें डिकोड करने के लिए हमें और ज्यादा समय चाहिए। आपको याद होगा कि पिछली बार कोर्ट ने ये सीधे सीधे कहा था कि इस ड्रग्स मामले की जांच सर्वोपरि है, और इसीलिए हम कस्टडी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसकी तह तक आप पहुंचे। और इसीलिए इस बार कहा गया है कि लिंक से इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की भी और संबंध निकलकर सामने आ सकते हैं, इसलिए भी हमें यह कस्टडी अब 11 तारीख तक चाहिए। इस वक्त कोर्ट में यह हियरिंग जारी है। क्या आर्यन खान समेत बाकी लोगों की कस्टडी बढ़ाई जाएगी, या फिर उन्हें जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, जहां पर पहले ही बेल की याचिका लगा चुके हैं उनके वकील। आपको बताएं कि आर्यन की जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर भी कई खुलासे हैं, ऐसा एनसीबी का कहना है। एनसीबी को लगता है कि उससे कई और तार जुड़ते हैं, और इसीलिए न सिर्फ आर्यन बल्कि बाकी सबकी कस्टडी 11 अक्टूबर तक ले। और इस दौरान मैं आपको यह भी बताऊं कि लगातार एनसीबी रेड्स कर रही है, और उन रेड्स के जरिए लोगों को पकड़ने की कोशिश और इस ड्रग रैकेट तक पहुंचने की कोशिश है। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय भी आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। एनसीबी की गिरफ्त में 17 आरोपी हैं। आरोपियों में एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। एनसीबी की गिरफ्त में 17 आरोपी हैं और इनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। एनसीबी ने कोर्ट में यह जानकारी दी है, यानी कि अभी तक क्रूज पर जब रेड्स की गई उसके बाद लगातार रेड्स एनसीबी अलग अलग जगहों पर मार रही थी, और कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एनसीबी ने कोर्ट को बताया है कि उनके पास 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी है।
मैं लगातार इस खबर पर बनी हुई हूं। मैं सृष्टि और रीमा आपके पास आऊं उससे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ इस वक्त एक्टर मुकेश खन्ना जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी विधायक राम कदम जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक गौरव गोयल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, और आकाशदीप साबिर एक्टर डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं राम कदम जी आपके साथ शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि बृजमोहन श्रीवास्तव जी और राम कदम जी को पहले मैं उनके पास जा रही हूं। राम कदम जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कहने पर ये पूरी रेड्स हुई और उसके बाद इन रेड्स को आगे बढ़ाया गया। ऐसा क्यों करेगी बीजेपी, जरा बताइए। आप पर आरोप है, बृजमोहन श्रीवास्तव जी की पार्टी आरोप लगा रही है आप पर। सुचारिता जी, कोई भी इन्फॉर्मर होता है वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का और किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो सकता है। इस बात को हम सभी को स्वीकार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी न केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें 11 करोड़ के आसपास हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानने वाला हो सकता है, हमें जानकारी लेनी होगी। पर यदि मानने वाला है तो इन्फॉर्मर है, उसने गलत क्या काम किया है? उसने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स माफिया है, यहाँ पर लिया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है अफसर की तरह उसका बर्ताव करना, उसका हम कतई समर्थन नहीं करते। कभी कभी अति उत्साह के कारण ये हुआ होगा उससे, पर उसका भी हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। उस पर चर्चा हो सकती है। पर इन्फॉर्मर ने जो अच्छा काम किया है, ड्रग नेक्सस की जानकारी एनसीबी को दी है, तो इस बात की उसकी तारीफ होने की जगह पे उस पर टिप्पणी किस प्रकार से हो सकती है? इस बात पर क्या आपत्ति है एनसीबी को? नवाब मलिक का बयान केवल और केवल उनके दामाद को एनसीबी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। वे 8 महीने जेल के सलाव के पीछे थे और उसी के कारण वो पॉलिटिकल अपना हिसाब चुकता करने के लिए उन्होंने पत्रकार वार्ता की। अब इस प्रकार से अगर अपना निजी व्यवहार जो होगा, निजी हिसाब जो होगा, इस तरह से अब राजनीतिक बदले की भाव से अगर हिसाब चुकता करोगे तो एनसीबी के अधिकारियों का मनोबल कैसे रहेगा? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र की सरकार ने जो मैं इस बात को राम कदम साहब ने जो बात बोली है मैं स्पष्ट कर दूं, उनका एक सेकंड गिराने का, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। राम कदम जी, आपने जो बात कही है और राजनीतिक द्वेष की बात कही है, मैं बृजमोहन जी बात कह दूं, इस मामले में मैं स्पष्ट कर दूं। बृजमोहन जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं पहले राम कदम साहब की बात का जवाब दे दूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। सर, एक रियल लाइफ हीरो के बचाव के लिए ऐसा लगता है, और ये मेरी राय है, एक रियल लाइफ हीरो के बचाव के लिए आप एक रियल लाइफ हीरो को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात समीर वानखेड़े की कर रही हूँ, एनसीबी के बाकी अफसरों की कर रही हूँ। मैडम, इससे पहले इसी प्रकार से जो हीरो बनाए गए थे, प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे, परमवीर सिंह जी, उनका आपने हश्र देख लिया कि क्या निकला। सर, तो हीरो तो आपने बनाया था उन्हें। सर, परमवीर सिंह को हीरो किसने बनाया था? सर, मीडिया ने। सर, परमवीर सिंह को, सर माफ कीजिएगा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने नहीं बनाया उन्हें हीरो। इसी प्रकार से हमने तो सर उनका झूठ डे वन से सामने रखा, परमवीर सिंह का झूठ डे वन से सामने रखा। आप भी जानते हैं ये बात, हीरो किसने बनाया उन्हें, और आज वो हीरो आपका कहाँ है वो किसी को नहीं पता। मीडिया का यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इस पूरे मामले में यहाँ पर भी ये जो 2 लोग हैं, ये दोनों लोग ब्लैक मेलिंग का काम कर रहे थे उन हाई प्रोफाइल लोगों को, और वो सारा काम हो रहा था एनसीबी के अधिकारियों के माध्यम से। कौन दोनों लोग? अधिकारियों के माध्यम से ये 2 लोग जो हैं, ये टूल बने हुए हैं इसमें। इन लोगों के कारण ही ये हाई प्रोफाइल लोगों तक जाते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप ये परमवीर सिंह का ये जो सचिन वाजे का जो केस था, आप किन 2 लोगों की बात कर रहे हैं? बृजमोहन जी बताइए ना, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए किसकी बात कर रहे हैं आप। देखिए, मैं बताता हूं आपको, इसमें जो 2 लोग सामने दिखे हैं, जिनका एनसीबी से कोई लेना देना नहीं है, एनसीबी से कोई लेना देना नहीं है। वो 2 लोग कौन है? एक है मनीष, एक मनीष। महीने की हफ्ता वसूली आ रही थी,
इस कारण उनको पकड़ा राम गया। कदम साहब, उसके लिए राम इनका कदम दर्द साहब, उनकी जवाब ये बातों दो, से छलक रहा है। जवाब ये दो कि कौन सी जब आपकी वसूली चल 5 रही साल थी? सरकार ना, थी इस प्रकार से तो ना एक रहे। आदमी आपने पकड़ा ब्रिजमोहन क्या, जी, एक ब्रिजमोहन ड्रग पेडलर जी, पकड़ा इस क्या प्रकार इस से- देश को? आप ये इस बताइए, प्रकार जब से से हमारी ड्रग- सरकार बनी है ड्रग एक तब से आज गंभीर तक मामला 650 लोग, ठीक है, एक गंभीर सेकंड, एक मामले सेकंड, महाराष्ट्र में, एक सेकंड। 650 लोग, 650 लोग गिरफ्तार ब्रिजमोहन जी, हुए। राम आप कदम जी, बताइए, मैं आपके एक मिनट 5 एक साल चीज में पूछ रही हूँ। आपने किसको ब्रिजमोहन जी, पकड़ा मेरे था? सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि वो हीरोज जिनको पूरे देश देखता है, दुनिया देखती है, उन्हें हीरो मानकर आगे चलती है, उन हीरोज, मैं रियल लाइफ हीरोज की बात कर रही हूं, उन पर कोई आरोप लगे, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें ना बुलाया जाए, उन पर अगर किसी तरह की कोई आंच आ गई तो आप उनको इंटेरोगेट करने वाले अफसरों को सीधे सीधे कटघरे में खड़े कर देंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस देश में नशा मुक्ति का समर्थन करती है, लेकिन साथ ही हम प्रशासनिक व्यवस्था को भी निष्पक्ष और ईमानदार बनाना चाहते हैं। सर, आप नशा मुक्ति की आप नशा मुक्ति के खिलाफ, आप नशा मुक्ति के पक्षधर हैं, तो फिर आपको तो इस रेड की और एनसीबी के साथ होना चाहिए। आप सवाल उठाते हैं। मैं एक बार मुकेश खन्ना जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड, मुकेश खन्ना जी के पास में जा रही हूँ। सर, ये लड़ाई सियासी है नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये ड्रग्स वर्सेस इंडिया की लड़ाई है और इसमें हम सबको जीतना है। आप इसे सियासी बना रहे हैं मुकेश जी। इस लड़ाई को मैं बॉलीवुड वर्सेस रेस्ट नहीं देखना चाहती हूं। ये लड़ाई ड्रग्स वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, इसमें हम सब साथ हैं। बहुत सही कहा आपने, ये लड़ाई ड्रग्स वर्सेस इंडिया की है, ड्रग्स वर्सेस यूथ ऑफ इंडिया की है। यहाँ पर अगर किसी को बोलना है तो एज ए सिटीजन बन के बोले, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट बन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एक सिटीजन बनकर बोल रहा हूँ। आप लोगों का चैनल भी एक सिटीजन के अधिकार से बोल रहा है। मुझे कभी कभी कोफ्त भी होती है, हैरानी भी होती है, गुस्सा भी आता है कि हर चीज में राजनीति कहाँ से कूद जाती है। कोरोना काल में लोगों ने सफर किया, जब दो अपोजिशन और प्रशासन के बीच में जंग छिड़ी रहती है, कॉमन मैन पिसता रहता है, उस वक्त राजनीति क्यों नहीं भूल जाते आप लोग? अब अगर आप कह रही हैं, मुझे पता नहीं, बिकॉज दिस आई एम नॉट फॉलोइंग द होल केस, बट अगर आप कहती हैं कि ये बीच में राजनीति आ रही है, तो आई थिंक बेटर दे शुड स्टॉप, दे शुड लेट एनसीबी इंक्वायर। और ये आर्यन ने अगर कुछ नहीं किया है तो उसको छोड़ दीजिए, आर्यन ने अगर कुछ भी किया है या और लोगों ने भी कुछ भी किया है तो उसको दंड दीजिए। बिकॉज मैं 2 दिन से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे इन्वेस्टिगेशन फालतू के चले जाते हैं। इवन मर्डर केस, सुशांत मर्डर से आज तक जितने भी पोर्नोग्राफी केसेस में किसी को कन्विक्शन क्यों नहीं मिला अभी तक? क्यों छूट जाते हैं सब लोग? क्यों उनको क्यों रिमांड से उन लोगों को बेल मिल जाता है? पब्लिक मूर्ख बन के बैठी रहती है। हम जैसा इंसान भी जितना चिल्लाने के बाद मूर्ख ही बन जाते हैं। मुकेश जी, आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं और मैं जानती हूं कि मेरे बहुत से दर्शक भी यही सवाल पूछते हैं और सुशांत केस से तब से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये पूरी पूछताछ होती है और उसके बाद मामलों का निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता। यही बात आपने उठाई और क्यों नहीं निकलता जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की एक मुहिम है, एक लड़ाई है, तो उस लड़ाई में हम सियासत के आधार पर बट क्यों जाते हैं? हम उस लड़ाई में एक साथ क्यों नहीं हो सकते? भले ही आप अलग अलग राजनीतिक दलों के हो, लेकिन ये लड़ाई सियासी है ही नहीं। और अगर ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई है तो आप उन अफसरों के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं जो ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं इसीलिए आज पूछ रही हूं। समीर वानखेड़े जैसे अफसर, मुकेश जी, मैं समीर वानखेड़े की खास तौर से जिक्र करती हूं क्योंकि उनका जो एक इलस्ट्रियस करियर रहा है, और मैं इसे खुलकर कहती हूं, एक ऐसा उनका काम रहा है जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी वाहवाही हुई है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कद नहीं देखा, ओहदा नहीं देखा है। किसी पर भी कार्रवाई करने से पहले उन्होंने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति कितना बड़ा है, उन्होंने ये देखा कि गुनाह कितना बड़ा है, जो किया है वो गलत है या सही है। मैं अगर मैं सही कह रही हूं, ब्रिजमोहन जी, मैं आ रही हूं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं समीर वानखेड़े के बारे में बताना चाहती हूं अपने दर्शकों को। समीर वानखेड़े यानी कि वो अफसर जो एनसीबी की इस रेड को लीड कर रहे थे, जिन्होंने इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आपने उनकी तस्वीरें देखी, आपने उन्हें पूछताछ करते हुए देखा। मैं एक बार बताती हूं अपने दर्शकों को कि समीर वानखेड़े कौन है। समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी है। छवि से जल्दी आगे बढ़ाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी पहली पोस्टिंग थी और कैसे वो सुर्खियों में आए थे क्योंकि डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर वो वहां पोस्टेड थे और वहां 17,000 करोड़ के रैकेट का खुलासा करने वाले अफसर
कौन? समीर वानखेड़े। 2000 हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज करने वाले अफसर कौन? समीर वानखेड़े। एनआईए में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश करने वाले अफसर कौन? समीर वानखेड़े। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी अहम भूमिका रही। कई जो ड्रग नेक्सस था, कंजम्पशन अगर ड्रग्स की हो रही है, कहां से आ रही है, इसको खंगालने की कोशिश कर रहे अफसर कौन थे? समीर वानखेड़े। दीपिका श्रद्धा कपूर से पूछताछ उन्होंने ही की थी और कई स्टार्स को जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया उनकी इन्वेस्टिगेशन समीर वानखेड़े लीड कर रहे थे। टैक्स चोरी के आरोप में कई हस्तियों पर उन्होंने शिकंजा कसा है। ये अब की बात नहीं कर रही हूं, ये पहले की बात कर रही हूं। 2013 में सिंगर मिका सिंह को विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था एयरपोर्ट पर। वो अफसर कौन थे? समीर वानखेड़े। अब अगर वो इन्फ्लुएंस के चलते ये काम कर रहे होते या फिर बड़ी हस्तियों के नाम देखकर वो अपने हाथ पैर पीछे खींच रहे होते तो क्या वो ये कार्रवाई करते? और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि समीर वानखेड़े का ये करियर इलस्ट्रियस रहा है। उनको लगातार पिछले कई सालों से लोगों ने काम करते हुए देखा है अलग अलग भूमिकाओं में। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं आकाश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आकाश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। गौरव गोयल जी उसके बाद आऊंगी। मुझे एक बात बताइए आकाश जी, अगर आपको रियल लाइफ हीरो को बचाना भी है, डिफेंस भी देना है, तो उसके लिए एक अफसर जो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आप उन्हें विलन बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? सुचरिता, सबसे पहले मैं ये गलतफहमी दूर कर दूं कि ये सारा माजरा पॉलिटिकल हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को इस लपेटे में लिया है कि ये सारी कार्रवाई और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। बॉलीवुड के किसी हस्ती ने समीर वानखेड़े के खिलाफ अगर कुछ कहा है तो आप मुझे वो बताइए। आप ये दोनों को लिंक क्यों कर रहे हैं? इससे आपको सनसनी मिलती है, लेकिन ये सरासर झूठ है। बॉलीवुड के किसी हस्ती, किसी संस्था ने समीर वानखेड़े के खिलाफ बात नहीं की है। हर बॉलीवुड का व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति सियासी हो गया। तभी मैं कह रही हूँ ये मामला सियासी हो गया क्योंकि यहाँ बृजमोहन जी बैठे हुए हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये तो मोटिवेटेड है, ये तो कर रहे हैं, ये देखिए ये तो जानबूझकर फंसा रहे हैं। हाँ सुचरिता, लेकिन बस सुचरिता जो आप ट्विस्ट उसको दे रहे हैं कि बॉलीवुड एक रियल लाइफ वाले को बदनाम कर रहे हैं। बॉलीवुड ने कहा समीर वानखेड़े को बदनाम किया? वो अपना काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान, बॉम्बे, बॉलीवुड, और मैं चाहता हूं हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ड्रग्स मुक्त करे। वेरी गुड। हर स्कूल, हर कॉलेज में ड्रग्स है, बहुत मुश्किल काम है, अंडरस्टाफ्ड है, करें। मैं कुछ बोलूं? जरूर करें, लेकिन बॉलीवुड अगर आप समीर वानखेड़े को बदनाम कर रहा है, बॉलीवुड कहां समीर वानखेड़े को बदनाम कर रहा है? कल कर रहे थे। सुचित्रा, आप मुझे आकाश जी अपनी बात बोलिए, उसके बाद मुकेश जी आपके पास। बॉलीवुड ने बदनाम किया उनको। सर देखिए आकाश जी, मैं आपको मैं महाभारत में इसीलिए इनवाइट करती हूँ सर कि आप एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं और किसी का पक्ष लेने की आदत, किसी के पक्ष लेकर बात नहीं करनी है। लेकिन सर ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये कहा जाए कि ये रेड फर्जी है, सर ये कहा जाए कि ये रेड फर्जी है, ये प्लांट की गई, ये ड्रग्स, ये रेड हुई नहीं, तो फिर ये सवाल किस पर खड़ा होते हैं? मुझे ये बताइए। नहीं, आपने नहीं कहा, बॉलीवुड ने नहीं कहा, मैंने बताया किसने कहा? जिसने ये बात कही कि ये फर्जी रेड है, उसको पूछा जाए ये चीज बॉलीवुड से क्यों जोड़ी जा रही है। मैं सिर्फ ये मैं बताता हूँ क्यों जोड़ी जा रही है। मुकेश जी बता रहे, मुकेश जी बताइए। देखिए आकाश जी, कल इसी चैनल पर मैंने एक बॉलीवुड के एक नाम, जिनका नाम है बॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर के लड़के हैं, उनके मुंह से कल मैंने ही सुना इसी चैनल पर, आई थिंक रिपब्लिक डिबेट में, अर्नब के डिबेट में, उसने कहा कि ये जो ऑफिसर है कस्टम में जब काम करते थे तो ये पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटी के, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को तंग कर। दिस इज नॉनसेंस। उनका ये कहना है कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये बॉलीवुड की तरफ से ही हुआ ना, ये बॉलीवुड का एंगल आया ना, ये तो ये बॉलीवुड का एंगल है। आपको तो कोई नहीं बोल रहा है। मैं उस बात का समर्थन नहीं करता सर। मैं तो ये भी कहूं, मैं कह रहा हूं बॉलीवुड सर, आपके पैनल में अजीत साहब के बेटे ने ये बोला, तुरंत उधर ही उनका खंडन किया गया। आप जैसे लोगों ने भी उधर ही उनसे अग्री नहीं किया और उन्होंने भी धीरे धीरे अपने तो सर ये डिवाइड लाइंस, ये सर डिवाइड लाइंस दिखा रहा है ना आकाश
आकाश जी मैंने कुछ नहीं कहा, मुकेश जी ने खुद क्लियर कर दिया, ये डिवाइड लाइन दिखा रहा है ना। आप अगर उसी तरह से जैसे आप मुझे कहते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे बॉलीवुड को आप गंदा मत कहिए, वैसे ही मैं आपसे कह रही हूं कि बॉलीवुड में भी अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो मैं किसे सही बॉलीवुड और किसे गलत बॉलीवुड कहूं भाई? बॉलीवुड के अंदर से ही ये सवाल उठ रहे हैं, ये किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति ने नहीं कहा है। देखो आप सुचरिता जी, इस वक्त बॉलीवुड और कॉमन मैन और पॉलिटिशियन सबको एक होना चाहिए। व्यूज देखिए, अगर आपको सबको एक होना चाहिए। 50 लोगों ने बॉलीवुड में एक मुहिम बनाया है तब ये बात बनती है। एक बंदा आके बोल देता है, इससे ये बॉलीवुड की आवाज नहीं है। अगर आप एक आवाज को बिलीव करना चाहती है तो मैं मुकेश जी से सहमत हूं कि बॉलीवुड कभी भी ये नहीं समझती कि समीर भाई जो समीर वानखेड़े हैं वो गलत काम कर रहे हैं या ये झूठा रेड है। बिल्कुल नहीं, ड्रग्स मुक्त भारत चाहिए। दूसरे डिबेट्स दूसरे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि नहीं ये तो नकली है। मैं खुद हैरान था कि 2 लोग जिन्होंने खबर दी थी, ठीक है बहुत अच्छा काम किया आपने, खबर दी, आप साथ में फोटो खिंचवा रहे हो, साथ में घूम रहे हो, आपको बगल में लेके क्यों घूमने की जरूरत थी? आपने अपना चुपचाप अपना खबर दे दी, वेरी गुड। तो उन लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। अब ये पॉलिटिकल बन रहा है। लेकिन हम एज बॉलीवुड, मैं अकेला आपको आज आके कहूं कि मैं नहीं मानता तो हो सकता है सारा बॉलीवुड कहे कि हु इज आकाश। सेम वे आप परसों अब मुकेश जी के डिबेट में किसी ने कहा आप उसको बॉलीवुड की आवाज ना समझे। हर बंदा ये चाहेगा ड्रग्स फ्री इंडिया हो, एंड समीर वानखेड़े एंड हिज टीम अगर कर रहे हैं करे। बाकी मुद्दों पे हमारी व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कंजम्पशन के बाद आप तुरंत बिल दे दीजिए, आपको फोन क्योंकि में यहाँ पर लिंक्स मिले, एक कंसेंसस बना है, बहुत कम होता है कि महाभारत में कंसेंसस बने। मुकेश जी और आकाश जी दोनों एक सोच को आगे दर्शा रहे हैं और ये अच्छी बात है। मैं एक बार राम कदम जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गौरव गोयल जी और संजय गुप्ता के पास मैं जाना चाहती हूँ। संजय गुप्ता जी मुझे एक बात बताइए, जो बात बृजमोहन जी कह रहे थे, उन्होंने अब तो सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह सबको झूठा करार दे दिया, सबको फर्जी अफसर कह दिया कि वो किस तरह से गलत काम कर रहे थे। उस समय तो वो सब सही कर रहे थे, उस समय सब सही कर रहे थे, अब वो गलत हैं। ठीक है, उनका गलत उजागर हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि उस अफसर को लेकर तो जब वो काम कर रहे थे सिर्फ वाहवाही थी। आज एक अफसर जो काम कर रहा है क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संस्था के लिए काम करता है, तो आप आरोप लगाएंगे? देखिए सुचेता जी, किसी भी मामले में कौन गलत कर रहा था कौन सही कर रहा था, इसके विषय में आज की डेट में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे देश के संविधान और कानून के अनुसार किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक कि वो अदालत में जब चार्जशीट भी फाइल कर देते हैं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि अदालत उसको सही ना मान ले। तो अभी इस मुद्दे पर जल्दबाजी करना ये ठीक नहीं है। जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम तो सर जल्दबाजी कौन कर रहा है? नहीं कर लेती, जल्दबाजी कौन कर रहा है? मुझे बताइए, बृजमोहन जी आपके साथ पैनल पर हैं, उन्हें बताइए जल्दबाजी कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बीच में आप उसे आकर फर्जी कह दे तो जल्दबाजी कौन कर रहा है? मुझे बताइए कौन कर रहा है जल्दबाजी? जो भी फर्जी कहता है या जो भी से सही कहता है, दोनों ही गलत है। सही कहना और फर्जी कहना दोनों ही गलत है। आज की डेट में मैं आ रही हूं, आज की डेट में अगर कोई भी इसको सही कहता है या गौरव गोयल जी, राम कदम जी उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि एनसीबी ने क्या, एनसीबी पर आरोप क्यों लग रहे हैं, एनसीबी ने अभी तक क्या क्या कहा है और किस तरह से एनसीबी को लेकर, और हम एक बार सुनवाएंगे भी कि किस तरह से आरोप लगे। 2 अक्टूबर को एक लग्जरी क्रूज शिप पर छापा पड़ा, एनसीबी ने छापा मारा, एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तारियां हुई उनमें एक नाम सबसे बड़ा उठा, क्योंकि किंग खान के बेटे आर्यन खान, इसलिए वो नाम उछलकर सामने आया। क्रूज शिप से कोकेन, चरस, एमडीएमए ये सारी ड्रग्स बरामद हुई हैं। ये कोर्ट में भी एनसीबी ने बताया है। 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए के 22 टैबलेट्स जब्त किए गए। ड्रग्स के साथ साथ 8 लोग गिरफ्तार किए गए और अभी कुल गिरफ्तारियां 16 हुई, उसके बाद एक और बढ़ गई, यानी 17 गिरफ्तारियां हो गई। तो 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एक गिरफ्तारी आज भी हुई है। अब कुल 17 लोग गिरफ्तार हैं। एनसीबी ने ये बातें कोर्ट में रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद एनसीबी पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ रीमा और सृष्टि लगातार बनी हुई है एनसीबी से। किसी भी समय रीमा फैसला आएगा, किसी भी समय फैसला आना है। वहां इस वक्त भी हियरिंग चल रही है, इस वक्त भी सवाल जवाब, इस वक्त भी दलीलें दी जा रही हैं। रीमा, आप किला कोर्ट पर मौजूद हैं। बिल्कुल
दोनों पक्षों की कोशिश यही है, चाहे वो एनसीबी के वकील हो, उनका दावा, उनकी दलीलें भी वही है कि 11 तारीख तक कस्टडी मिल जाए, और मान शिंदे की कोशिश ये है कि जुडिशियल कस्टडी मिल जाए। यानी जुडिशियल कस्टडी मिल जाए तो वहां से राहें आसान हो जाती है कि आर्यन खान को जमानत के लिए वो अपील कर सकते हैं और शायद बेल मिल जाए, इस बात की संभावना बनेगी। यही वजह है कि मान शिंदे की कोशिश ये है, लेकिन तमाम पॉइंट्स गिनाए जा रहे हैं। एनसीबी की टीम जो है वो लगातार एक पॉइंट पे अड़ी हुई है कि एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी हो चुकी है, अचित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, और ये इतना स्ट्रांगली तरीके से रखा जा रहा है कि इस बात की सुचारिता में जितने भी पॉइंट्स कोर्ट रूम से जो आ रहे हैं उसको जब देख रही हूं तो इस बात की गुंजाइश बन रही है कि शायद 11 तारीख तक तो नहीं, लेकिन कस्टडी मिल जाए एनसीबी को, इस बात की संभावना बन रही है। लेकिन मान शिंदे के प्रोफाइल के बारे में सबको मालूम है कि देश के बड़े बड़े और खासकर बॉलीवुड के बड़े बड़े केसेस वही हैंडल करते हैं, और उनकी दलीलों में इस तरीके से दम होता है कि केस वो लीड करते हैं। लेकिन आज क्या होने जा रहा है, इसी किला कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं, लेकिन हम लगातार बड़ी खबर जो आ रही है रीमा, आज लोगों के लिए कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है, यानी किसी भी समय अब बड़ी खबर आएगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि 8 लोगों के ऊपर कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है। जो कस्टडी पहले 4 तारीख तक दी गई उसको बढ़ाकर 7 तारीख की गई थी, और अब एनसीबी चाह रही है कि ये कस्टडी 11 तारीख तक दे दी जाए, क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले में अभी तफ्तीश और करनी है। कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है। सृष्टि, किसी भी समय खबर आएगी एनसीबी को क्या कस्टडी मिलती है, और अगर एनसीबी को कस्टडी मिलती है तो इस पूरे मामले में अभी 17 गिरफ्तारियां हैं, और एनसीबी कह रही है कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। सृष्टि कि आधे घंटे पहले उन्होंने जो मुख्य ड्रग पेडलर है जिसने सप्लाई किया था उसकी अरेस्टिंग की है, तो हम ये संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है कि कस्टडी अब 11 तक मिलती है या 9 तक मिलती है, लेकिन कस्टडी की संभावना यहाँ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनसीबी अब लगातार नए खुलासे यहाँ कर रही है, और ठीक दलील के बीच में वो ये बात डिस्क्लोज करती है कि आधे घंटे समय फैसला आएगा। एक बार गौरव गोयल जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वो वकील भी हैं पेशे से। तो गौरव जी, कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है, किसी भी समय फैसला आएगा, लेकिन ये दलीलें जो दी गई एनसीबी की तरफ से, 17 गिरफ्तारियां, आज भी एक गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारियां लगातार बनी हुई है इस मामले में। जी देखिए सुचारिता जी, ये कोई पहला ड्रग का केस नहीं है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा केस होता है तो कस्टडी रिक्वायर्ड होती है, सो डैट वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक पहला ऐसा केस है ड्रग का, जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी ड्रग्स के समर्थन में आ चुकी है, और बॉलीवुड के कुछ लोग जो एक कैंपेन चला रहे थे कि वी आर विद द शाहरुख खान, हिज सन इज अक्यूज्ड ऑफ सीरियस ड्रग क्राइम, नारकोटिक्स क्राइम। आप कैसे किसी का समर्थन कर सकते हैं? लेकिन दुख इस बात का होता है कि एक ऑफिसर अपना काम कर रहा है, एनसीबी अपना काम कर रहा है, इट टेक्स अ टाइम टू कोलैबोरेट द इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस सबको इकट्ठा करना पड़ता है। 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक विदेशी नागरिक भी पकड़ा गया है। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग। उसके एविडेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो मोबाइल आर्यन का पकड़ा गया है उसके अंदर लेन देन की बात करी गई है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो एक बहुत रिच व्यक्ति हैं, वो जहाज खरीद सकते हैं, तो वो ड्रग्स नहीं खाते होंगे, ये बड़ी बेतुका आर्ग्यूमेंट्स हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो आज समर्थन कर रहे हैं, और बड़ी रबिश बात है, अच्छा कार्य एनसीबी कर रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आर्यन ने कुछ नहीं किया होगा तो वो छूट जाएगा। ये पहला केस नहीं है, हजारों केस ऐसे ही होते हैं। देखिए ब्रिजमोहन जी का ऑडियो दीजिए। ब्रिजमोहन जी देखिए, यहाँ पर एक कंसेंसस बॉलीवुड के अंदर से भी है। मुकेश जी को आपने सुना, आकाश जी को सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि मामले में तफ्तीश हो। आपने तो तफ्तीश से पहले ही फैसला सुना दिया। तफ्तीश से किसने शिकायत की है? तफ्तीश से किसी ने शिकायत की? हमारा कहना है मामला फर्जी है, क्या है? जो दावे एनसीबी की तरफ से किए जा रहे हैं, और वहां पे जो दो लोगों की उपस्थिति है, और जिस प्रकार से उनको फोकस किया जा रहा है, इससे सीधा संदेश ये जा रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं लोगों के साथ, और एनसीबी इसमें हथियार बनी है। आरोप लगा रहे हैं आप समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी ड्रगिस्ट हैं, और आपकी पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट ड्रगिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए। आज आप अपना नाम बदल लीजिए, यू आर अ नेशनलिस्ट ड्रगिस्ट पार्टी।
आपका नाम बदल के नेशनलिस्ट ड्रगिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि आप आज जो समर्थन कर रहे हैं, आज एक एनसीबी आज एक केस डील कर रही है और आप एक ड्रगिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आई बृजमोहन जी, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। बृजमोहन जी, आप कह रहे हैं कि हम तफ्तीश का समर्थन भी करते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये तो फर्जी, आपने तो फैसला पहले सुना दिया। ये दोनों बातें साथ में कैसे चलेंगी बृजमोहन जी? एनसीबी क्रूज के ऊपर चली नहीं है, साथ में मिले हुए हैं। हो सकता है कि हो सकता है ये साथ में मिले हुए हैं नीचे। ठीक है, ठीक है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, बस थोड़ी देर में आर्यन समेत 8 लोगों पर फैसला आना है। 8 आरोपियों पर यह फैसला किसी भी वक्त आएगा, क्योंकि कोर्ट इस वक्त ऑर्डर सुनाना शुरू कर चुका है। कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है। आरोपियों की जमानत पर थोड़ी देर में फैसला आएगा, यह भी आपको बताऊं, क्योंकि सभी ने जमानत की याचिका पहले से ही डाली हुई है। कोर्ट इन्हें क्या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा या फिर एनसीबी कस्टडी में रखेगा? एनसीबी ने 11 तारीख तक कस्टडी मांगी है और किसी भी समय अब फैसला आना है। आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों पर फैसला किला कोर्ट में किसी भी समय आएगा। रीमा लगातार किला कोर्ट में बनी हुई है, वो उनके किला कोर्ट में लगातार एनसीबी दफ्तर से सृष्टि बनी हुई है, किला कोर्ट से रीमा बनी हुई है। मुकेश जी, मैं आपके पास एक बार आ रही हूं। आपने सुना बृजमोहन जी ने क्या कहा और वो ये कहते हैं कि तफ्तीश तो हो, लेकिन तफ्तीश से पहले क्या ये फैसला सुनाने जैसा नहीं है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जब भी बॉलीवुड से जुड़े हुए किसी ड्रग रैकेट को खंगालने की या फिर उसमें तफ्तीश की बात होती है तो ये इतना सकपका क्यों जाते हैं सब? देखिए, ये इन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि ड्रग्स इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम। ड्रग्स कोई सिगरेट शराब नहीं है। हाँ। ये कोई छोटी मोटी जिसको हम माइनर वाइसेस कहते हैं वो नहीं है। राम कदम जी और मुकेश जी को लीजिए। हाँ, ये ड्रग्स जो है ये एक तरह का एक बहुत बड़ा स्पेशली यूथ, आप किसी को एक को खिला दोगे तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, जब अगली बार उसको कोई सामने ऑफर होगा वो लेगा जरूर। उसको लत पड़ जाती है, उसके शरीर के ब्लड के अंदर से मुझे और दीजिए और दीजिए और दीजिए। आपको मालूम है अमेरिका के रोड्स के ऊपर अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है और सामने एक आदमी आता है और सडनली चाकू निकाल के बोलता है हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, अगर इस इंसान ने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है तो वो चाकू चला देता है, क्योंकि उसको ड्रग्स चाहिए। हम अगर बॉलीवुड के किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो ड्रग्स लेता है प्लीज उसकी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अगर यही बात तो राम कदम जी भी कह रहे हैं। देखिए आज तो एक माँ को भी नहीं मालूम होता कि उसका बेटा, तो आज तो एक माँ को भी नहीं मालूम होता कि उसका बेटा ड्रग्स बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी ने जो बात कही कि माँ को भी नहीं पता है कि आज के समय के बेटा ड्रग्स ले रहा है, तो तफ्तीश पूरी होनी चाहिए। राम कदम जी, देखिएगा, ये ड्रग्स का मामला देश के नौजवानों को पूरी तरह से बर्बाद करके रखेगा। इसके लिए सभी दलों ने एक साथ आकर के इससे निपटने की आवश्यकता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में हो ऐसा रहा है कि जो ड्रग्स के विरोध में अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं उनका मनोबल घटाने का काम ये 3 दलों की वसूली सरकार कर रही है, एनसीपी के नेता कर रहे हैं। और करने का कारण क्या, तो उनके दामाद को एनसीपी के अफसरों ने पकड़ा था। तो ये पूरी तरह से गौरव जिस प्रकार की बातें कह रहे थे, मुकेश जी कह रहे थे, बिल्कुल सच है। ये एनसीपी का नाम बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने क्या, दूसरा एक मन में सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार की हमने अतीत में वसूली देखी थी, वाजे कर रहा था हर महीने की 100 करोड़ की, या तो इन ड्रग माफियाओं से महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों की वसूली आती होगी, इसके लिए मजबूरन उनको पत्रकार वार्ता करनी पड़ी। क्या कारण है, इन बातों का भी खुलासा देश की जनता के सामने होना आवश्यक है। जी, थोड़ी देर में, बस थोड़ी ही देर में राम कदम जी फैसला आने वाला है और खुले आम पे कोई सरकार का मंत्री कर रहा है, को कस्टडी दी जाएगी या नहीं। और मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने पिछली बार कहा कि इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, इसीलिए ये कस्टडी भी दी जा रही है, वो दिखाता है कि ड्रग्स केस को लेकर एक गंभीरता है, ड्रग्स माफिया को तक पहुंचने की एक गंभीरता है। और उसी उम्मीद में मैं ये कहना चाहती हूं कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए कि इसमें केस में क्या होता है, पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। और ये भी अपने दर्शकों को बताऊं कि रिपब्लिक भारत हू ऐप से जुड़ा हुआ है, आप लगातार जुड़ सकते हैं हमारे साथ हू ऐप पर।